हेलो एवरीवन, मैं हूं सनी जैन और वेलकम टू माय ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। आज होली का त्यौहार है और आज ही से हम अपने 15 डेज चैलेंज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे थे, बहुत सारी आपको नोटिफिकेशंस मिल रही थी। सर, इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और हमारी इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 15 डेज चैलेंज शुरू किया है। और इस 15 डेज चैलेंज के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? इस 15 डेज चैलेंज के अंदर हम हर वो चीज़ जो आपको एमसीक्यू, केस स्टडीज़, हर चीज़ को बारीकी से समझाएगी और आपको इंडियन इकोनॉमी इस तरीके से क्लियर करेगी ताकि आपको हर वो चीज़ याद रहे। तो आपको इंडियन इकोनॉमी आसान बनाने के लिए 15 डेज चैलेंज हम लोगों ने उठाया है। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा और उसी के साथ ही हमें रिव्यूज़, नोटिफिकेशन साथ साथ देते रहना कि ताकि अगर कोई भी चीज़ जो लेफ़्ट आउट हो जाए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सके। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, हमारी इंडियन इकोनॉमी के हालात क्या थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, ये सारी बातें हम इसके अंदर ध्यान देने जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिकली इस चैप्टर की अगर हम बात करें ना, तो कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं, वो हमने इसमें कवर किए हैं। और सबसे पहले ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा। किसके बारे में? करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? करेक्टरिस्टिक्स का सिंपल सा मतलब है कि इंडियन ट्रेड कैसा था, एग्रीकल्चर के हालात कैसे थे, फॉरेन ट्रेड कैसा था, हम किस चीज़ में अच्छे थे, तो ये सारी आपको जानकारी देगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉलोनियल इकोनॉमी। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है कि भाई कॉलोनिज्म था, कॉलोनियल इकोनॉमी थी। ये कॉलोनियल इकोनॉमी होती क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। कॉलोनियल इकोनॉमी का वर्ड हम शुरुआत करेंगे कॉलोनी से। कॉलोनी मतलब जैसे हमारे यहाँ पर गली मोहल्ला एक कॉलोनी होती है, बिल्कुल ऐसा ही। तो कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश जो वहाँ अपनी महारानी बैठी थी, उन्होंने हमारे इंडिया को एक कॉलोनी जैसा समझ लिया था। जो भी रूल्स और रेगुलेशन वो वहाँ पर बनाते थे वो इंडिया में लागू हो जाता था। तो इंडिया एक कॉलोनी की तरह था उनके लिए। तो देखो क्या लिखता है, द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ अ वेल्दी और पावरफुल नेशन। तो यहां पर पावरफुल नेशन कौन सा हुआ? ब्रिटेन हुआ ना, क्योंकि उस टाइम वो हम पर राज कर रहा था। मेंटेनिंग और एक्सटेंडेड इस कंट्रोल ओवर एंड अदर कंट्रीज, और बाकी जो भी कंट्रीज थी वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए बैठा था। दैट मीन्स वो इंडिया को कंट्रोल कर रहा था, एस्टेब्लिशिंग सेटलमेंट्स और एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हमारे इंडिया के पास थे वो उसे एक्सप्लोर करना चाहता था, वो उसे अपने देश लेके जाना चाहता था और डबल बेनिफिट वो यूज कर रहा था। तो एक कॉलोनी की तरह काम कर रहा था। रूल्स और रेगुलेशन वहां ब्रिटेन में बन रहे थे और फॉलो हमारे यहां पर किए जा रहे। उसके बाद दूसरा वर्ड जो यूज होता है ना, जो समझ में नहीं आता पूरी इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के बाद, दैट इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है क्या भाई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये सबसे पहले कहता है द डे जस्ट बिफोर इंडिया इज गेटिंग इंडिपेंडेंस। यानी ये वो दिन था जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने वाली थी। 15 अगस्त 1947 वाले दिन की ये बात कर रहा है। तो उसके अंदर जब भी ये लिखा हो कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स आज़ादी मिलने से पहली वाली शाम को हमारे इंडिया के हालात क्या थे या उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो ये सारी बातें वो यहाँ पर आपको समझाएगा। इसके बाद हमने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये था कि इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे भाई जिसने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें मोटिवेट किया, हमें समझाया। तो कई सारे हमारे बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिस्ट रहे। तो सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी, उसके बाद विलियम डिग्बी, फिंडले श्रीरास, वी राव एंड आर सी देसाई। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिस्ट थे ना। तो वो कई बार पूछ लेता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में मदद की है। तो मुझे याद करना पड़ता है नाम, ये पांचों नाम मुझे याद करने पड़ेंगे। 3 ऑप्शन में दे रखे होंगे, एक एक्स्ट्रा होगा, तो मुझे ये चीज़ चेकआउट करनी पड़ सकती है। इसके बाद एक स्यूज कैनाल वाला भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला। ये स्यूज कैनाल है क्या? स्यूज कैनाल बेसिकली
पानी समुद्री एक रास्ता है जो इंडिया और ब्रिटेन को आपस में जोड़ता है। तो क्या था, पहले बीच में ना एक सपोज करो कॉन्टिनेंट आ जाता था तो हमें घूम के जाना पड़ता था। इंडिया से ब्रिटेन के बीच में एक कॉन्टिनेंट आ जाता था तो हमें घूम कर लंबा रास्ता लेकर वहां तक जाना पड़ता था, तो उसमें कई दिन 20, 25, 30 दिन खराब हो जाते थे। तो हमने क्या किया, हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया, हमने एक रास्ते में से बीच में से एक कैनाल जोड़ दिया जिसने इंडिया और ब्रिटेन के बीच का रास्ता जो है वो 20-25 दिन की जगह 5 दिन का कर दिया। तो अब इससे क्या हो गया, इससे ट्रेड आसान हो गया, इससे ट्रेड आसान हो गया तो फटाफट सामान एक्सपोर्ट भी हो रहा था और फटाफट सामान इंपोर्ट भी हो रहा था। अब भाई अपना देश तो गुलाम था, तो गुलाम था तो क्या करें, तो इसीलिए सारा का सारा इस स्यूज कैनाल का सीधा सीधा फायदा किसको हो रहा था, ब्रिटिश को। तो यही बात वो लिखता है, ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल इन 1869। सबसे पहले 1869 के अंदर स्यूज कैनाल को ओपन किया गया। क्यों, ताकि वो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस कर सके। कौन सी कॉस्ट, जो इंडिया और ब्रिटेन से सामान लाने और ले जाने के बीच में आ रही। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडियन इकोनॉमी के करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स वो पूछना चाहता है कि भैया फॉरेन ट्रेड कैसा था, व्हाट इज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द फॉरेन ट्रेड। तो ये टू फोल्ड मोटिव क्या था, ये टू फोल्ड मोटिव जो था ना, ये बिल्कुल सिंपल था। इंपोर्ट कैसे हो रहा था, एक्सपोर्ट कैसे हो रहा था, ये सारी बातों की जानकारी देगा। तो सबसे पहले लिखता है एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। प्राइमरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से उठाए जा रहे थे और कहाँ पर पहुँच रहे थे, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में वो रॉ मटेरियल जाकर उनकी इंडस्ट्रीज में बनता था, और बनता था तो फिनिश प्रोडक्ट निकलता था, और वो निकल के हमारे पास आ जाता था। तो सिंपल सा लॉजिक क्या लगाया गया, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। देखो फिगर में आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो इंडिया से कॉटन और सिल्क को तो हमने उठाया और ब्रिटेन भेज दिया, यानी कि कच्चा माल तो हमारे यहाँ से ब्रिटेन चला गया, उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप होती चली गई। क्यों, रॉ मटेरियल आसानी से आ रहा है, और रॉ मटेरियल आसानी से आ रहा है तो वो जो सामान वगैरह बन रहा है, जो कॉटन के क्लोथ्स बन रहे हैं, सिल्क की साड़ियाँ बन रही है, वो सारी की सारी कहाँ पर भेज दी उन्होंने, इंडिया में। तो भैया डबल फायदा होंगे ना, रॉ मटेरियल आसानी से आ रहा है और जो प्रोडक्ट यहाँ पर उनके यहाँ बनेगा ब्रिटेन में, उसके लिए मार्केट तैयार है, तो वो हमारे देश में बिकने आ गया। तो हमारे देश को डबल नुकसान था और उन्हें डबल फायदा था। तो इसी को हम कहते हैं टू फोल्ड मोटिव। टू फोल्ड मोटिव में क्या होगा, अब इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड्स। दोनों ही कंडीशन हमारे इंडिया के लिए अनफेवरेबल थी। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज जो आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात कैसे थे, देश के अंदर बेसिक बुनियादी फैसिलिटीज कैसी थी, वो सारी बातें यहां पर करेगा। तो सबसे पहले वो बात करता है रोडवेज। सिर्फ सड़कें थी तो, लेकिन कहां पर, रेलवे स्टेशन के पास। और रेलवे स्टेशन उस टाइम किसके अंडर में थे, ब्रिटेन के। तो अल्टीमेट आम आदमी के लिए सड़कों के हालात देखो कैसे थे, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पुअर सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों के दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर खराब थे, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। यानी ना तो पहनने को कपड़ा था, ना खाने को रोटी थी, ना आपके पास एजुकेशन थी, ना हेल्थ थी, ना कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी। दूसरी पिक को देख के क्या लग रहा है, पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, एजुकेशन की तो बात ही भूल जाओ। तीसरा उसके बाद कहता है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन था, यानी पोस्टल टेलीग्राम जो हम भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो सेटअप हो चुका था ब्रिटेन के टाइम पे। लेकिन फिर भी वो जो पोस्टल सर्विसेज थी वो सिर्फ किसके लिए थी, ब्रिटेन के लिए। तो आम आदमी को उसका कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा था। तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हालात हैं वो एकदम खस्ता थे, बहुत बेकार थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी हमारी खेती बाड़ी कैसी थी। भाई अंग्रेज थे तो वो हमें लूट के खाए जा रहे थे, रॉ मटेरियल लिए जा रहे थे, तो एग्रीकल्चर भी बड़े खराब हालात पे था। तो सबसे पहले लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन का मतलब हमारी जो ज़मीनें थी हम उस पर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। भैया इंडिया ने कभी भी मशीनें तो यूज़ ही नहीं करी। आज भी गाय बैल लेके चलते हैं, आज भी भैंसों से, गायों से, बैलों से खेती बाड़ी करवाते हैं।
अगर मुझे ज़मीन के ऊपर मुझे जुताई करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गाय भैंसों से। कभी भी ट्रैक्टर का कोई भी मशीनीज यूज़ नहीं करते। तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तो हमारी जो ज़मीनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमेशा कम रहती है, और एरिया अंडर कल्टीवेशन भी जो है वो भी हमारा कम रहता है। तो उससे अल्टीमेट क्या हुआ, हमारे देश की प्रोडक्शन हमेशा कम रहती है। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को कहता है भैया डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ये देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, किसान बेचारा देख रहा है बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जिस साल बारिश अच्छी होगी उस साल तो आपकी फसल बहुत बढ़िया होगी, और जिस साल बारिश कम होगी उस साल आपकी फसल बेकार होगी। तो यानी कि बारिश के ऊपर आपकी पूरी की पूरी जो फसल है वो डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक साल अच्छी हो जाएगी और किसी एक साल बुरी। यानी किसी एक साल तो खाने पीने और एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या पता अगले साल भूखे मरने की नौबत आ जाए। तो ये सारी समस्याएं भी थी। उसके बाद कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर एंड टाइलर्स ऑफ द सॉइल। ओनर का मतलब है जमींदार। ओनर का मतलब है जमींदार, जो उस जमीन के मालिक हैं, जो उनका आप कह सकते हो कि जिनकी वो जमीन है। और टाइलर्स का मतलब है कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर का मतलब वो लोग जो वहाँ पर काम करते थे। अब मालिक उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे ये आपको पिक्स में दिखाई दे रहा है। कपड़ा, रोटी, खाने का सामान भी, दो दो वक्त की रोटी का सामान भी आपको जमींदारों से, ओनर से मांगना पड़ता था। ओनर्स क्या करते थे, एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्स की ब्रिटेन को दे देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा खून किसका चूसते थे, टाइलर्स का, कल्टीवेटर्स का। तो यही सबसे बड़ी समस्या थी जो आपको ज़मींदारी सिस्टम में देखने को मिली। तो ज़मींदारी सिस्टम इतना बेकार था कि जो गरीबों को तो खाता चला गया और अमीर को और अमीर बनाता चला गया। तो दोनों के बीच में जो गैप था वो वाइडन होता चला गया, वो गैप जो था वो बढ़ता चला गया। तो आप कई सारे यहाँ पर वर्ड्स पढ़ोगे, गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टाइलर, एक्सप्लॉयटेशन रिलेशन बिटवीन ओनर्स एंड टाइलर, सबका मतलब सेम है कि वो ज़मींदारी सिस्टम की बुराई कर रहा है। तो ज़मींदारी सिस्टम की बुराई करने का मतलब ओके, यानी कि अमीर और ज़मींदार तो और अमीर होते चले गए, और जो बेचारे टाइलर्स थे वो गरीब हो गए। इतने गरीब हो गए कि उनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं बच रही थी। इसके बाद हमारे कुछ और फीचर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के। सबसे पहले हम जो भी काम करते थे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए करते थे, या मीन्स हम सबसिस्टेंस फार्मिंग को यूज़ कर रहे थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, यानी कि जितनी ज़रूरत थी उतना ही अनाज देश में उगा रहे थे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो दूसरा उसके बाद स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ये भी एक बड़ी ही समस्या थी। देखो पिक में दिखाई दे रहा है, देखो जगह छोटी छोटी सी है, छोटे छोटे एरिया बटा हुआ है, छोटे छोटे जगह पर आप फार्मिंग कर रहे हैं। तो फार्मिंग अगर जगह छोटी है तो वहाँ पर क्या होगा, रिसोर्सेज आप ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, और रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं लगा पाओगे दैट मीन्स आपकी प्रोडक्शन हमेशा कम रहेगी। तो स्मॉल का मतलब क्या है, आपके पास ज़मीनें जो थी वो कम थी, और फ्रेगमेंटेड का मतलब है बटी हुई थी। एक जगह सपोज करो दिल्ली में है, मतलब एक आपके पास ज़मीन का टुकड़ा दिल्ली में है, तो उसके बाद दूसरा ज़मीन का टुकड़ा 50 किलोमीटर दूर से यूपी में है। तो ऐसे में वो दोनों ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी नहीं कर सकता था, और ऐसे में वो खेती बाड़ी नहीं कर सकता था तो इसीलिए उसकी प्रोडक्शन हमेशा कम रहती थी। तो यही सारे फीचर मिलकर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्ड बना देते थे, आपके देश को गरीब बना देते थे, और लोगों के ये हालात कर देते थे कि उनके पास दो वक्त की रोटी भी ना हो। तो एग्रीकल्चर कुल मिलाकर हमारे देश में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे सेक्टर के हालात, दैट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक वर्ड जहाँ पर भी लिखा हो दैट मीन्स मैं जीने मरने की बातें कर रहा हूँ, मैं रहन सहन एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बातें कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में जब भी वो पूछे डेमोग्राफी वर्ड के बारे में, तो मैं हमेशा क्या बात करूँगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी, डेथ रेट कैसा था, बर्थ रेट कैसा था, एजुकेशन कैसी थी, लिटरेसी कैसी थी। यही सारे पॉइंट आपके डेमोग्राफिक कंडीशंस में आते हैं।
देखें सबसे पहले हाई बर्थ रेट, भैया बहुत ही ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे थे और बहुत ही तेज़ी से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? हाई डेथ रेट। हाई डेथ रेट का मतलब लोग मर भी बहुत ज़्यादा रहे थे, 40 लोग हज़ार में से। तो देखो क्या कहते हैं, बर्थ रेट अगर 48 पर 1000 थी तो डेथ रेट भी 40 पर 1000 थी, बहुत ज़्यादा। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे यहाँ पर जो लोग थे जो थे वो सपोज करो उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ हेल्थ की नहीं मिल रही थी, दैट मीन्स मरने वाली संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो बिल्कुल पुअर थी, उनकी हालात जो थे वो बिल्कुल खस्ता थे। वेरी हाई इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र का बच्चा, नवजात शिशु भी आप इसे कह सकते हो। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000, यानी बच्चे पैदा होते थे तो 1 साल के अंदर अंदर 218 बच्चे मर जाया करते थे। 1000 में 218 बच्चे मरना बहुत ही बुरी हालात दिखाते हैं आपके देश की। दैट मीन्स कि आपके बच्चों की केयर नहीं हो पाती थी 1 साल तक। उसके बाद वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि जीने की जो एज थी, एवरेज एज जिसे हम कहते हैं, वो 32 साल थी। क्यों? क्योंकि 32 साल में एक बार भी आपको कोई बीमारी हुई तो दैट मीन्स आपकी तो टिकट कट गई। दैट मीन्स कि आपको बचाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो एवरेज एज जो थी आपकी वो दैट इज 32। उसके बाद वेरी लो लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे लोग, सिर्फ 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अगर हमारे देश में सपोज करो उस टाइम पर 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी तो सिर्फ 16 लाख लोग ही, 16% लोग ही वहाँ पर पढ़े लिखे थे। बहुत ही बुरी हालात थी एजुकेशन की। और उसके बाद अब जब ना तो पढ़े लिखे हैं, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना कुछ, तो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी तनख्वाह भी कम थी, उनकी इनकम भी कम थी, तो इसीलिए हमें पता लगता है कि उनके पास बेसिक सुविधाएं भी कम थी। ये सारी समस्याएं से हमारी देश गुजर रहा था। इसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन वर्ड जहाँ पे लिखा हो तो हम 3 सेक्टर की बातें करते हैं। कौन कौन से 3 सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जब भी ये ऑक्यूपेशन वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा हो, ध्यान रखना कि वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा, ऑक्यूपेशन वर्ड को यूज करे। तो जब भी ऑक्यूपेशन वर्ड आ गया तो मेरे माइंड में फट से क्लिक हो जाना चाहिए ये कौन सी बातें कर रहा है या किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से। तो जब भी मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर 72.7% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसी हुई थी, यानी के सारे लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे। अब खेती बाड़ी में लगे हुए थे तो बारिश पे डिपेंड था, बारिश नहीं होगी तो उनकी भी हालत खराब हो जाती थी, और हालत खराब हो जाती थी तो क्या हो जाता था, यानी कि 72% पॉपुलेशन को तो खाना नहीं मिला ना, देश पूरा का पूरा गरीब हो गया ना। तो यही सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरा 10.1% पॉपुलेशन इन सेकेंडरी सेक्टर। देखो मशीनें थी, सेकेंडरी सेक्टर था, लेकिन 10%, यानी कि 1 करोड़ की आबादी अगर मेरे देश में होती तो सिर्फ 10% लोग ही सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए थे। दैट मीन्स कि गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी और वो हमारे देश की पॉपुलेशन के लिए सफिशेंट नहीं थी। तीसरा हमारे पास था सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। उसमें 17.2% की आबादी लगी हुई थी। दैट मीन्स बना बनाया माल उठाया और आगे बेच दिया, कोई भी एफर्ट करना नहीं। तो टर्शरी सेक्टर भी आपका बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। तो डेवलप कह सकते हो, लेकिन अल्टीमेट मतलब क्या था, देश को ज़रूरत थी सेकेंडरी सेक्टर की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, लेकिन वो वाली ज़रूरत तो आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही। तो अल्टीमेट ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, उसके बाद सर्विस सेक्टर में थे, और सबसे कम जो चीज़ थी दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। तो यही थे हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के हालात। तो कुल मिलाकर हमारे इसके हालात भी बेकार थे।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर मैं बात करूं अंग्रेजों के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो अंग्रेजों ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि अगर वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह नहीं करते तो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे देश में कैसे चलता, उनके यहाँ जो सामान बन रहा था वो हमारे देश में कैसे बिकता। हमने कहा ना कि कॉटन के क्लॉथ जो हैं वो ब्रिटेन में बन रहे थे, हमने कहा ना कि सिल्क की साड़ी जो है वो ब्रिटेन में बन रही थी, तो वो बिकती कहाँ पर? अगर हमारे देश की इंडस्ट्रीज चालू रहती तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने इस तरह से टैक्स पॉलिसीज बनाई, इस तरह से काम करना शुरू किया कि हमारे देश की जो है जो आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो गई। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का मतलब है हाथ से बनी हुई कपड़ों की, हाथ से बने हुए सामान की इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारी बेसिक जो इंडस्ट्रीज थी उसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा रोज़गार का साधन ख़त्म हो गया। रोज़गार का साधन ख़त्म हो जाएगा तो अब कोई भी मुझे 5 रुपये भी देगा ना तो मैं उसके ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, हम जो सामान बाहर भेजते थे, जो एक्सपोर्ट करते थे हाथ से बना हुआ सामान, जो सिल्क हमारा इंडिया का मखमल जो था, मलमल जो था वो सबसे बेहतरीन था, उसे क्या किया, इतना टैक्स लगा दिया उसके ऊपर कि वो बाहर बिकना ही बंद हो गया। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब इस तरीके से टैक्स लगाए गए कि हमारा सामान बाहर के देशों में बिकना बंद हो जाए। उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। ये देखो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, राज दरबार होते तो क्या होता, हमारे देश का बना हुआ सामान वहां पर लगता। अब राजा महाराजा होता तो मलमल खरीदते, सिल्क खरीदते, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे बर्तन, पोशाक, ये सब चीज़ें खरीदते। लेकिन उन्होंने क्या किया, रोक लगा दी उन प्रिंसली कोर्ट्स राज दरबारों पे। तो राज दरबार पर जैसे ही रोक लगी तो ये हमारे देश में बना हुआ सामान बिकना कम हो गया। यानी कि बाहर जाना बंद कर दिया एक्सपोर्ट टैरिफ लगा के, और हमारे देश में बिकना बंद कर दिया प्रिंसली कोर्ट राज दरबार को बंद करके। तीसरा काम, कंपटीशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट्स। देखो पिक में दिखाई दे रखा, हाथ से प्रोडक्ट बनाता था, महंगे पड़ते थे, कम क्वांटिटी में बनते थे। लेकिन ब्रिटेन वालों ने मशीनें लगा दी, मशीनें लगा दी तो सामान सस्ता बनने लग गया, सामान सस्ता बनने लग गया, वो यहाँ पर इंपोर्ट करने लगे। तो हमारे देशवासियों को क्या हो गया, हाथ से बना हुआ सामान बिकना बंद, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद, और उसके बाद मशीनों से बना हुआ सामान। और ये मशीनों से बना हुआ सामान आ कहाँ से रहा था, ये मशीनों से बना हुआ सामान ब्रिटेन से आ रहा था। तो देखो डबल फायदा ब्रिटेन को, हमारे देश की इंडस्ट्रियां बंद और उनका माल बिकना चालू हो गया। तो कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। इसके बाद कुछ और फीचर भी हैं, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर आए तो देखो ड्रेसिंग सेंस, देखो ये फोटो में दिखाई दे रहा है ना, तो जो वेस्टर्न कल्चर था ना वो हमारे देश में एंटर होने लग गया, हमारे देश में एंटर होने लग गया। तो लोगों ने अपना ट्रेडिशन, रहन सहन का तरीका चेंज करना शुरू कर दिया, और ये तरीका चेंज होते ही, ये तरीका चेंज होते ही सबसे ज़्यादा क्या हुआ, हमारे देश में जो पुराने ट्रेडिशन के कपड़े बन रहे थे ना वो ख़त्म। तो ये नई ड्रेसिंग सेंस आ चुकी थी, नई नई चीज़ें आ चुकी थी, नए नए डिमांड के पैटर्न आ चुके थे। तो दोनों तरफ से इंडिया की बैंड बजती जा रही थी, ये थी सबसे बड़ी समस्या। और आखिरी में देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्रिटिश ने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस तो किया, रेलवेज़ वो लेकर आए, देश के लिए सबसे अच्छा काम रेलवेज़ था। लेकिन जब तक अंग्रेज रहे वो रेलवेज़ उन्हीं के हाथों में रही, और वो जो सामान लाने ले जाने के लिए जो ब्रिटेन से सामान आ रहा था या हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था, ट्रेन उसको सपोर्ट करने लगी। तो कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया मेड इजी टू मूव ब्रिटिश फिनिश गुड्स। देखो ब्रिटिश के फिनिश गुड्स को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए ही ये आपको हेल्प कर रहा था। तो कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, और यही सारी समस्याएं थी जो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह करती चली गई इंडिया का। और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे थी ना, ये भी सिर्फ किसके लिए थी, ब्रिटेन के लिए।
आज हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर में। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई पॉइंट आपको लगे कि लेफ़्ट आउट हो गया तो हमें नेक्स्ट वीडियो से पहले बता देना, आपको उस वीडियो के अंदर हम उस सारे के सारे सॉल्यूशंस का जवाब भी देंगे। तो आज हमारी पहला चैलेंज है, तो डेली आपको 15 डेज़ के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि इंडियन इकोनॉमी सारी की सारी कवर कर दी जाए। थैंक यू मेरे दोस्तों।